नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा की क्या उपयोगिता है, क्या इसका महत्व है और किस प्रकार से इनका विकास और वृद्धि हुई है। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। भाषा के जितने भी रूप हैं उनके संबंध में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे और किस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई, कहाँ कहाँ पर भाषा बोलियों का प्रयोग किया जाता है आदि विभिन्न जानकारी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाषा शब्द की मूल क्रिया भाष है। भाष का अर्थ बोलना या कहना होता है। जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भाषा शब्द की मूल क्रिया क्या है? भाष है। जिन ध्वनियों के द्वारा हम अपने विचार और भावों को एक दूसरे को बताते हैं, सुनते हैं, उसके बड़े हुए रूप को भाषा कहते हैं। बोलते समय हमारे विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति ध्वनि चिन्हों से नहीं होती है। मदद के लिए हमें इंगित का भी प्रयोग करना होता है, जैसे मुखाकृति, नयनों के भावों, हाथों का संचालन। इंगित की सहायता के बिना वाणी अभिव्यक्ति की अपूर्ण रह जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी हम ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, ध्वनियों के द्वारा या बोलने के माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को पूर्ण रूप से या पूरी तरीक़ा से नहीं बता पाते हैं। इसके साथ ही हमें किसका प्रयोग करना होता है? इंगित यानी कि इशारों का, जैसे मुख का इशारा, आँखों से इशारा, हाथों का संचालन या हाथों को संचालन यानी कि हाथ को चलाना, उससे जो अपने भाव हैं, विचार हैं व्यक्त करना या बताना के माध्यम से ही हम अपने भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति या कहीं ना कहीं पूरे जो भाव हैं या विचार हैं बता सकते हैं। अब हम देख लेते हैं भाषा की परिभाषा। तो उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये भाषा की परिभाषा है। क्या है? उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। भाषा के मुख के कंठ, तालु आदि उच्चारण अवयवों से बोली गई वह ध्वनि है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 3 पक्ष होते हैं: व्यक्तिगत, सामाजिक और तीसरा है सामान्य या सर्वव्यापक। भाषा के उपयोग का सबसे व्यापक क्षेत्र व्यक्ति और समाज के संपर्क से उत्पन्न होता है। मनुष्य का अपने आप से या किसी दूसरे व्यक्ति से भाषा की दृष्टि से जो संबंध है वह अपेक्षाकृत सीमित है। जिस प्रकार कोई कार्य करने के लिए अंगों में समन्वय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी समाज के अंग होते हैं और परस्पर समन्वय तथा संगठन बनाए रखने के लिए भाषा का उपयोग अपेक्षित है। सामाजिक दृष्टि से भाषा के 4 उपयोग हैं। अब कौन कौन से भाषा के 4 उपयोग हैं? सूचन, प्रेरणन, रसन और चिंतन। ठीक है, कौन कौन से हैं? सूचन, प्रेरणन, रसन और चिंतन। यानी कि सूचन की हम जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, भाव दूसरों को देते हैं। प्रेरणन यानी कि हम जो ग्रहण करते हैं। रसन यानी कि जो सुन करके जिनका हम मनन करते हैं। चिंतन, मनन वही है। रसन यानी कि ग्रहण करना और चिंतन यानी कि सोचना, विचारना, चिंतन मनन करना। नंबर 1 पर है भाषा का बहुलांश सूचनात्मक होता है। अब सूचन के अंतर्गत इसका ये विस्तार दिया गया है कि सूचन क्या है। ठीक है, तो सूचन किसे कहते हैं? सूचन का बहुलांश सूचनात्मक है। वही मैंने बताया है कि सूचनात्मक यानी कि हम दूसरों को बताते हैं या सुनाते हैं। उसका माध्यम कई तरीके से हो सकता है। तो यहाँ माध्यम बताया है तकनीकी विषय, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और समाचार पत्र का उद्देश्य किसी न किसी प्रकार की सूचना देना है। तो ये सूचन के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है प्रेरण। तो प्रेरण को भाषा का गत्यात्मक उपयोग कह सकते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जनमत के निर्माण या किसी वस्तु के पक्ष विपक्ष में धारणा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
इसके बाद तीसरा आता है रसन। तो रसन क्या है? सामाजिक दृष्टि से भी भाषा का तीसरा उपयोग रचनात्मक या रसास्वादन है, जिसमें भाषा का रमणीय पक्ष सामने आता है। इसका मुख्य लक्ष्य भावों को उद्दीपन करना, जैसे युद्ध आदि के अवसर पर वीर रस की कविताएं या चुनाव प्रचार के समय जोशीली भाषण जन भावना को जागृत करने की दृष्टि से होते हैं। इसका प्रधान उद्देश्य सौंदर्य बोध है। ये रसन के अंतर्गत इसका विस्तार दिया है। और चौथा है अपना चिंतन। तो चिंतन भाषा का अन्यतम सामाजिक उपयोग चिंतन से संबद्ध है। हम अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या सुलझाने के लिए जो चिंतन करते हैं वह समाज निरपेक्ष होता है। इसके विपरीत धर्म, दर्शन, अर्थनीति, राजनीति आदि सैद्धांतिक निरूपण समाज सापेक्ष चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। भाषा के इन उपयोगों में परस्पर संकीर्णता नहीं है, क्योंकि एक ही सीमा दूसरे से मिल जाती है। भाषा का प्रयोग कई अर्थों में होता है। भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कभी संकुचित अर्थ में होता है। जैसे मूक, पशु पक्षियों की भाषा आदि व्यक्त वाणी का अर्थ यह भी है कि स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना हो, जो वाचिक भाषा में सूक्ष्म अर्थ का बोधक हो। अब यहाँ पर कुछ परिनिष्ठ हिंदी के शब्द दिए गए हैं, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि भाषा का प्रयोग कई अर्थों में होता है। कौन कौन से अर्थों में होता है? भाषा शब्द का प्रयोग कभी कभी व्यापक अर्थ में होता है और संकुचित अर्थ में भी होता है। तो जैसे मूक भाषा यानी कि बिना बोले हुए भी एक भाषा होती है। पशु पक्षियों की भाषा होती है, यानी कि उसमें ध्वनि और शब्दों का कोई उच्चारण नहीं होता है। व्यक्त वाणी का अर्थ यह है कि स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना हो, जो वाचिक भाषा के सूक्ष्म अर्थ का बोधक है। तो ये आज अभी हमने भाषा के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखी। अब हम देख लेते हैं कि बोली क्या है। तो बोली के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा का निर्धारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा दूसरे से भिन्न होती है, या व्यक्ति की भाषा स्वतंत्र बोली होती है। उसकी अपनी भाषा की विशेषता दूसरों से भिन्न होती है, किंतु एक व्यक्ति की भाषा सदा एक रूप नहीं होती है। एक भाषा क्षेत्र में कई उपबोलियाँ होती हैं। ये याद रखना है कि एक भाषा क्षेत्र में कई उपबोलियाँ होती हैं, यानी कि एक भाषी, जैसे हम मध्य भारत में या जो मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। अब उसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे अवधी हो गई, बघेली हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, और इसके अलावा भी जो भाषाओं का रूप परिवर्तन होता है, स्थानीय तौर पर हम अपनी सुविधा के अनुसार जो बोलते हैं उसको बोली के अंतर्गत लेते हैं। तो प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर करना बहुत ही कठिन है। बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ समूह तथा मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा के अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है। ठीक है, तो देखो बोली की परिभाषा क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है कि एक भाषा क्षेत्र में कई उपबोलियाँ होती हैं। प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर करना बहुत कठिन है। बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित, अब यहाँ से बोली की परिभाषा आ गई। बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्र को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न हो। जब बोली किन्हीं कारणों से महत्व प्रदान कर लेती है तो भाषा कहलाने लगती है, यानी कि कहीं ना कहीं बोली का विस्तृत रूप भाषा का रूप ले लेती है। तो हमने भाषा के संबंध में, बोली के संबंध में आज इतनी जानकारी ली, और आने वाली वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोगों से मैं कहती हूँ कि यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही 9th, 10th, 11th, 12th जो 4 क्लासें हैं जो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं आपके करियर से संबंधित, तो इन सभी की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंटों में अपने विचार लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।